नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। वोटिंग में कौन जीतेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। लेकिन आम मतदाता और खास लोग भी वसुंधरा राजे का जिक्र जरूर कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित वसुंधरा राजे का जिक्र करते हैं और उनके फैक्टर से इनकार नहीं किया जाता। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और इस पद को संभालने वाली पहली महिला वसुंधरा राजे 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जब दोबारा उतरी तो उनकी सबसे पहली दो सभाएं जो थी वो जयपुर के बाहरी इलाके में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों चक्षु और भगरू में हुई। इन सभाओं की सबसे अहम बात यह थी कि उनके अभियान में बीजेपी ने उनके समकक्ष नेताओं की तुलना में ज्यादा समर्थकों को आकर्षित किया, ज्यादा लोग उनके कार्यक्रमों में जुटे। मैं बीजेपी उनके समकक्ष बात कर रहा हूं, जैसे कि अन्य राज्यों में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही ले लीजिए, या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, जिनके भाषण आमतौर पर इस्लामोफोबिक होते हैं। इन लोगों की जो रैलियां थी उससे उलट ज्यादा लोग यहाँ पर आए। शुरू से आते हुए हड़ौती क्षेत्र के अंदर, जो कि राज्य की जागीर है, यहाँ कोई बजरंग दल या भगवादारी कैडर नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों का एक समूह राजे से मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहा था। और इस समूह ने बड़े सख्त लहजे में राजे से कुछ अपनी बातें कही, इतने सख्त लहजे में कि हो सकता है कि बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये अनुबंधित शिक्षक थे, इन्होंने खूब खरी खोटी उनको सुनाई। राजे ने बीजेपी के अन्य राज्य के नेताओं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा को ले लीजिए, इनकी तरह अपने मतदाताओं के साथ एक नेचुरल रिलेशन बनाया है। और ऐसा कम ही होता है कि बीजेपी के नेता इस तरह की टिप्पणियां आसानी से सुनते हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जैसे टॉप के लीडरशिप के आदेशों को सीधी चुनौती देते हो। राजे ये सब करती है, राज्य की यही खूबी है। और ये तय करने के अलावा कि चुनाव संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बीजेपी आला कमान ने अभियान में राज्य की उपस्थिति को कम करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा जोर लगाया। चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो आप लिस्ट देखेंगे राजस्थान में, उस सूची में राज्य का नाम सबसे नीचे था, काफी नीचे था, आप ये कह सकते। पार्टी की सफलता में मध्यम भूमिका निभाने वाले नेताओं से भी नीचे नाम था उनका। इसे बड़ा विवक्त तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि 2021 में 3 उपचुनावों में पार्टी के पोस्टरों से राज्य की फोटो नहीं होने की वजह से पार्टी की राज्य इकाई के भीतर बड़ा असंतोष पैदा हो गया था, नाराजगी पैदा हो गई थी, जिसे कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य और उनके समर्थकों को स्टार प्रचारक नामित किए जाने के बाद ही शांत किया जा सका। इन चुनावों में, यानी जो अभी जिनका वोटिंग है, राज्य के वफादार माने जाने वाले कई पूर्व विधायकों को पार्टी द्वारा वितरित टिकटों की पहली सूची में जगह नहीं मिली। बीजेपी की राज्य इकाई के भीतर काफी विरोध की खबरें आई और कुछ को दूसरी और तीसरी सूची में इसके बाद जगह दे गई, जबकि अन्य में कथित तौर पर निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। यानी जो राज्य के करीबी थे वो निर्दलीय भी मैदान में। राज्य की भूमिका कम होने की वजह से उन्हें जयपुर में मोदी की रैली में भाषण देने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि वो मंच पर मौजूद। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ। राज्य की अगर आप स्थिति देखें तो राज्य की पकड़ राजस्थान में कुछ इस तरह की है कि अगर आप झालरा पाटन में जाएंगे तो यहाँ मुसलमान भी उनको वोट देते हैं। राज्य के करीबी सहयोगी यूनिस खान 2018 में बीजेपी का टिकट पाने वाले एकमात्र मुस्लिम चेहरा थे। हालांकि इस बार वो 25 साल तक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति गहरे प्रेम से ज्यादा अधिकांश लोग जिस बात की ओर इशारा करते हैं वो ये कि RSS के नेतृत्व के साथ राज्य लगातार झगड़ती रही, और ये झड़पें ही हैं जिसकी वजह से राज्य के साथ ये सब हो रहा है। दिसंबर 2003 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद RSS के साथ राज्य की अनबन शुरू हो गई थी। उन्होंने संघ के ऊंचे पदों पर संघ के वरिष्ठ लोगों की जगह अपने करीबी सहयोगियों की नियुक्तियां की, और इसी तरह की असहमति 2005 में भी पैदा हुई, और 2008 तक लड़ाई इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि वरिष्ठ RSS नेताओं ने
राजे सरकार में सलाहकार के पदों से इस्तीफा दे दिया था। ये भी कहा जाता है कि आरएसएस ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने का उस वक्त अनुरोध किया था, लेकिन राजे उस वक्त भी नहीं सुन रही थी किसी की। राजे के दूसरे कार्यकाल में स्थिति और खराब हो गई जब जयपुर मेट्रो और रिंग रोड के विस्तार के लिए जयपुर में 65 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उस वक्त भी ये बात कही गई कि राजे ने किसी की नहीं सुनी। संभवतः ये मतभेद और मोदी के प्रति व्यक्तिगत तिरस्कार ही है जिसकी वजह से बीजेपी आलाकमान ने उस व्यक्ति की भूमिका को कम कर दिया या लगभग ना के बराबर कर दिया जो निसंदेह राज्य में उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस पद के लिए उनके कई दावेदार हैं। एक प्रचारक ने यह भी बताया, आप अगर बात करेंगे तो आप अगर कुछ लोगों के नाम देखें, जैसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिनको राजे के तौर पर पेश किया जा सकता है, तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जयपुर शाही परिवार से दिया कुमारी, मंत्री राज्यवर्धन राठौर, अरुण सिंह मेघवाल, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह और बाबा बालकनाथ। इसमें जो आखिरी नाम है बालकनाथ, वो नाथ संप्रदाय के संत हैं जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं और इन बीजेपी राजस्थान के आदित्यनाथ के तौर पर उनको तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बालकनाथ के लिए भी प्रचार किया जो बुलडोजर में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और ये बड़ा, कुछ लोगों ने इसको हास्यास्पद भी कहा था, कुछ लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि स्टंट। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के अभियान में यह दिख रहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर भी इस नए प्रतिकूल माहौल को अपना लिया है। कहीं ना कहीं राजे धर्म के बारे में भी बात करने की कोशिश कर रही है। ये रजवाड़ा पैलेस, महल रोड और जगतपुरा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहाँ अगर आप राज्य के बयान को देखें, अभियान को देखें, तो आप देख पाएंगे कि दर्शकों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया था। उन्होंने अधिकांश रैलियों की शुरुआत और समापन स्थानीय मंदिर के महत्व के बारे में बोलकर किया। आमतौर पर राज्य ऐसा करती नहीं। जयपुर में उन्होंने जो भाषण दिया उसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र कृष्ण राधा मंदिर की इस पवित्र भूमि से सभी को नमस्कार। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की असम इकाई के एक वरिष्ठ नेता जुगल किशोर पांडे का परिचय देते हुए कहा कि मैं हर साल असम में कामाख्या मंदिर जाती हूं और मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो मंदिर में मेरी यात्राओं के कारण है। जुगल यहाँ आए हैं और हम सभी धन्य हैं। ये राजे के भाषण के कुछ अंश मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उन्होंने बदले हुए परिस्थितियों को ग्रहण किया। यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य में राज्य के निवेश का वर्णन करते हुए राजे ने अपने भाषणों में उन सभी मंदिरों पर जोर दिया जिनमें उनकी सरकार ने निवेश किया था। इसका स्पष्ट संबंध उन दर्शकों से भी है जो मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने लिए बनाए। जयपुर की रैली में राजे ने स्कूल नीति, स्वास्थ्य और पानी की कमी पर अपनी सरकार के काम की बात करते हुए खूब तालियां बटोरी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति राजस्थान की जल वितरण प्रणालियों का अध्ययन करने आए। जब राजे ने कहा कि गुनेर में मंदिर के लिए 150 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ था, तब भीड़ उत्साहपूर्वक जयकारे लगाने लगे। उन्होंने और ज्यादा उत्साह बढ़ाने के लिए एक और बात कही। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्या होगा। वो भगवान के काम पर भी पैसा नहीं खर्च कर सकते और अचानक उन्हें याद आता है कि वो हिंदू है। ये तंज था अशोक गहलोत सरकार पर राजे का। बड़े अंतर से जीत होने पर उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है राजस्थान में जिस पर बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को ज्यादा एतबार हो, ज्यादा भरोसा हो, जो उनकी लाइन लेंथ का। लेकिन अगर पार्टी कमजोर होती है राजस्थान में, जो कि लग भी रहा है, तो बीजेपी ने कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ जो किया उसे वो राजस्थान में दोहरा सकती है। वहां हार के बाद हाल ही में पार्टी ने अपने ही नियम को तोड़ते हुए येदियुरप्पा के बेटे को विपक्ष का नेता बनाया है। राजस्थान में हो सकता है कि ऐसी स्थिति में राज्य मजबूत हो जाए, लेकिन पूरे चुनाव कैंपेन में आप जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक आइए, बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम मतदाता आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, आप ये सुन सकते हैं उनसे, इवन पदाधिकारी और बीजेपी नेताओं से भी सुन सकते हैं कि अगर मोदी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद के लिए पहले घोषित कर दिया होता उनका नाम,
तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 175 से ज़्यादा सीटें जीतती। खैर, इसके बारे में 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब रही। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति की वजह से अपना माहौल जरूर बना लिया है, और जो सीटें 50 से कम उसको आ रही थी वो अब 50 से ऊपर हो गई है, और कांग्रेस कुछ हलकों में ये भी दावा कर रही है कि वो ये चुनाव जीत सकती है दोबारा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। 3 दिसंबर का इंतजार करिए, और इंतजार करिए कि राज्य कितना इम्पैक्टफुल साबित होंगी इस चुनाव। क्या फैक्टर रहेगा जो बीजेपी को जिताएगा या हराएगा। बहुत शुक्रिया आपसे।